भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबूजी। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबूजी। कुछ दे दो बाबूजी। नैना बहुत गरीब लड़की थी। रोजाना फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ करती। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबूजी। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबूजी। कुछ दे दो बाबूजी। शहर में जमींदार दयाराम बाबू की एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें उनकी पत्नी नंदिनी और बेटा रमेश रहता था। रमेश के पास बेशुमार दौलत थी। घर में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी। कमी थी तो बस एक बहू की। रमेश की मां नंदिनी इसी बात से दिन रात चिंता में रहती थी। देखिए पंडित जी, कैसे भी करिए मुझे कुछ नहीं पता। हमारा बेटा किसी हीरे से कम नहीं है। आप हैं कि ऐसे अरे गहरे परिवार की लड़कियों के रिश्ते ला रहे हैं हमारे इकलौते राजकुमार के लिए। काश कि आज जमींदार साहब होते तो अब तक किसी बड़े खानदान से धूमधाम से बेटे की शादी करवा चुके होते। आप चिंता मत करिए मालकिन, छोटे जमींदार के लिए इस बार ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि आप खुशी से पागल हो जाएंगी। रमेश अपनी शादी को लेकर ज्यादा चिंता में नहीं था। वो तो बस मौज मस्ती में लगा रहता था। बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करना और महंगी महंगी कारों में घूमना उसका डेली रूटीन था। एक बार रमेश शॉपिंग करने के बाद कार से घर वापस लौट रहा होता है और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकता है। नैना नाम की वो भीख मांगने वाली लड़की रमेश की गाड़ी पर कपड़ा मारने लगती है। गाड़ी साफ करने के बाद रमेश उस लड़की को 10 रुपए का एक नोट थमा देता है और सिग्नल ग्रीन होने पर गाड़ी वहां से चली जाती है। अगले दिन छोटे जमींदार रमेश बाबू सुबह सुबह जिम में खूब पसीना बहा रहे होते हैं और जिम करने के बाद वापस घर लौटते हैं तो उसी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं और नैना आकर उनकी गाड़ी साफ करने लगती है। अरे तुम रोज यही काम करती हो क्या? तुम लगती तो अच्छे घर की हो, फिर ये भीख मांगना और गाड़ियों की सफाई का काम क्यों करती हो? मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे हैं। मेरे बाबूजी जब तक जिंदा थे मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद माँ की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं जहाँ नौकरी करती थी वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है। अब खाने के लाले पड़ गए हैं, इसलिए माँ के ऑपरेशन के लिए भीख मांगती हूँ और गाड़ियाँ साफ करती हूँ। अरे तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। सुनो, तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। मैं माँ को सारी बात बताऊंगा, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती हैं। रमेश किसी तरह नैना को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और कार में बिठाकर घर ले जाता है। रमेश अपनी माँ नंदिनी को सारी बात बताता है और उन्हें नैना की मदद के लिए राजी भी कर लेता है। नंदिनी मुंशी जी को बुलवाकर कहती है, मुंशी जी, इस लड़की को 50,000 रुपए दे दो। अरे मगर मालकिन। अगर मगर कुछ नहीं, आपने सुना नहीं हमने अभी क्या कहा? मालकिन की बात मानकर मुंशी नैना को 50,000 रुपए दे देता है। रुपए लेकर नैना बहुत खुश होती है और रमेश खुद उसे अपनी कार से घर छोड़ने के लिए जाता है। ओहो, हमें मिले हुए कितनी देर हो गई और तुमने अभी तक मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। अरे रमेश बाबू, आपने पूछा ही नहीं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और नैना रमेश को अपना नाम बताती है। नैना अस्पताल में अपनी माँ को एडमिट करा देती है और 2 दिन बाद उसकी माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है। माँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम मुझे देख पा रही हो? हाँ बेटी, मुझे अब सब दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटी, मगर तूने ये नहीं बताया कि ऑपरेशन के लिए तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही?
नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी तुम्हें उस देवता से मिलवाऊंगी जिनकी वजह से आज तुम अपनी आँख से मुझे देख पा रही हो। नैना अब पहले जैसी नैना नहीं रही, वो अब सच धज कर अच्छे से रहती है। रमेश उसे घुमाने ले जाया करता, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग कराता और नैना अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद कर पहनने लगती है। तभी एक दिन नैना अपनी माँ को एक सरप्राइज देने के लिए उनकी आंखें बंद करवाती है। अरे बता तो सही, आखिर ऐसा कौन आ रहा है जो तू सुबह से नहा धोकर तैयार हो गई है? लो माँ, अब आंखें खोलो और देखो, ये ही है वो इंसान जिनकी वजह से हमारी जिंदगी ही बदल गई है। रमेश को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर नैना की माँ बहुत खुश होती है। वो समझ जाती है कि इन्हीं की वजह से मेरी आंखों का ऑपरेशन हो पाया है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। आपका उपकार हम माँ बेटी कभी नहीं भूल सकते। नैना की माँ रमेश के लिए चाय लाती है और तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी रमेश अचानक से नैना की माँ से कहता है, आंटी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं नैना से शादी कर सकता हूँ? रमेश की ये बात सुनकर बगल में बैठी नैना के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो उस समय उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन रमेश और नैना जब कार से जा रहे होते हैं तो नैना रमेश से कहती है, ऐसी बात नहीं है रमेश, मैं तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना तुम मुझे चाहते हो, मगर मुझे डर इस बात का है, क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए तैयार होंगी? तुम एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो और मैं। रमेश नैना को वहीं के वहीं चुप करा देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपनी माँ को इस शादी के लिए राजी कर लेगा। इसलिए नैना भी उसे कुछ नहीं कहती और उसकी बात मान जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस भिखारन से शादी के बारे में सोचने की? हम आपके लिए अपनी हैसियत से ऊंचा खानदान देख रहे हैं और इस चक्कर में अब तक 116 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं, और एक आप हैं जो एक भिखारन से शादी करने की सोच रहे हैं। जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप हमारी औलाद हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर रमेश सन्न रह जाता है और अब नंदिनी उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद करवा देती है और वो नैना से नहीं मिल पाता है। उसे नैना की बहुत याद आने लगती है। तभी एक दिन रमेश को एक बुरा ख्याल आता है, माँ तो नैना से मेरी शादी नहीं होने देगी और नैना के बिना मैं जी नहीं सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। रमेश अपने कमरे के पंखे में फांसी का फंदा लगाकर उस पर लटक जाता है। उसी दौरान नंदिनी रमेश के कमरे में उससे बात करने के लिए आ रही होती है। रमेश के कमरे की खिड़की खुली होती है। नंदिनी जब वहां से रमेश को फांसी पर लटका देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और जल्दी से नौकरों को बुलाकर रमेश को जैसे तैसे मौत के मुंह से बचाया जाता है। रमेश, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। हम आज ही पंडित जी को बुलवाकर नैना से आपकी शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं। रमेश बहुत खुश होता है और नैना को ये बात बताने के लिए घर से निकल जाता है। उस दिन वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो उधर दूसरी तरफ रमेश की माँ एक चाल चलती है और अपने नौकरों को बुलाकर कहती है, सुनो रे, मैंने खिला पिलाकर तुम लोगों को ऐसे ही नहीं पाला है। हमारे बेटे को हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। वो एक भिखारन से शादी करने जा रहा है। इससे पहले कि वो हमारी नाक कटवा सारे शहर में हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम करवा दे, खत्म कर दो उस भिखारन को। और सुनो, ऐसी औलाद से अच्छा तो हम अपनी औलाद के नाम से एक कुत्ता पाल लें। नैना के साथ साथ रमेश को भी मार दो। ध्यान रहे, दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो हम तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी मालकिन का हुक्म सुनकर सारे नौकर वहां से चले जाते हैं। शाम के वक्त रमेश और नैना घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। तभी एक बड़ा ट्रक उनकी कार में जबरदस्त टक्कर मार देता है
रमेश और नैना खून से लथपथ सड़क पर पड़े होते हैं, लेकिन इस हादसे में किसी एक की मौत होती है और दूसरा बच जाता है।